कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी का नया चैप्टर मानव विकास। यह चैप्टर पूरी तरह बेस्ड है मानव सूचकांक से, और यह इस चैप्टर के बारे में पूरे चैप्टर के जितने भी पॉइंट हैं मैंने पहले अंडरलाइन कर रखा है। आपके जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा है, जिससे नोट्स आपका तैयार हो सके। और वे सारे पॉइंट मैंने पहले ही अंडरलाइन कर लिए हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर इजी वे में बहुत ही आसानी से समझा सकूं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपका एक नोट्स फॉर्म तैयार हो जाएगा, जिससे आप जब चाह मर्जी रिवाइज कर सकते हो। और दूसरा यह प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको जो भी एग्ज़ाम होंगे, यूटी होंगे, टेस्ट होंगे, टर्मिनल एग्ज़ाम होंगे या फाइनल एग्ज़ाम होंगे बच्चों, वो सारे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स में से आएंगे। तीसरी चीज़, आप इन नोट से एक फ़ायदा यह होगा कि आप 12वीं के बाद बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। जैसे आप सोच रहे हो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, जो कि आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो भी वहाँ भी यह नोट्स आपको काम आएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, नोट टू नोट, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। क्योंकि गाइड कुंजी में यही होता है, कोई ना कोई पॉइंट छूट ही जाता है, पॉइंट छूट जाता है। जबकि एनसीईआरटी बुक में सारा चैप्टर लाइन बाय लाइन होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, नोट्स भी बनता है और पूरा चैप्टर भी आसानी से समझ आता है। चलिए आज के हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है वर्दी और विकास में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्दी और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वर्दी किसे कहा जाता है? वर्दी मात्रात्मक होती है। वर्दी को मापा जा सकता है, मूल्य निरपेक्ष होता है, इसका चिन्ह धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका अर्थ परिवर्तन धनात्मक वर्दी को दर्शाते और ऋणात्मक हास इंगित हो सकता है। विकास का अर्थ होता है गुण में परिवर्तन होता है। जो मूल्य सापेक्ष होता है, इसका अर्थ विकास तब तक नहीं हो सकता है जब वर्तमान दशा में वृद्धि नहीं हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि सदैव विकास, सकारात्मक वृद्धि से भी विकास नहीं होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, गुण में यानी सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्दी और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि वर्दी किसे कहा जाता है, या आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास के बारे में समझे, विकास किसे कहा जाता है। तो आपको ये जितने भी मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, आपको इन्हीं पॉइंट्स को याद करना है। और चलिए आगे हम शुरू करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 1900 दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया। इस संबंध में 2 एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। मानव विकास की अवधारणा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, उनकी यानी गुण में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यह विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन, अब यहाँ से हमारा एक पॉइंट बनता है कि सार्थक जीवन किसे कहा जा सकता है, सार्थक जीवन के बारे में समझाइए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सार्थक जीवन के बारे में आपको लिखना है। सार्थक जीवन दीर्घ नहीं होता है। जीवन का कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो और वह समाज में प्रतिभागी करें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो। तो ये मानव विकास की अवधारणा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़िएगा।
हो सकता है मुझसे कम समझ में आए, लेकिन ये पॉइंट हाईलाइट किए, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा 100% गारंटी के साथ। चलिए हम अगले पॉइंट पर आते हैं। यहाँ से पूछा जाता है, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रो अमर सेन धनिष्ठ, दोनों धनिष्ठ मित्र थे। अर्थशास्त्री डॉक्टर उल हक ने 1990 के दशक में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। आपको यह पूछा जा सकता है कि डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक कब निर्मित किया? 1990 के दशक में। मानव विकास सूचकांक किसने निर्मित किया, यह भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर महबूब उल हक। हमारा अगला पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रता में वृद्धि विकास लाने में सबसे प्रभावशाली माध्यम है। यह कथन किसका है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। आपको याद रखना है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। हमारा अगला पॉइंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है। आप इस लाइन को मत याद कीजिए क्योंकि ये हाईलाइट हो गई है, आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो आपको ध्यान रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने हर एक पॉइंट को आपको हाईलाइट करके समझाया गया है। अगर आप मुझसे पढ़ने में बोरिंग लग रही है तो आप इस PDF को डाउनलोड करके आप इन पॉइंट को हाईलाइट कर आप अपने खुद से भी पढ़ सकते हैं, और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 100% सफिशेंट है, और आप हाफ ईयरली एग्जाम तक वेट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि कितने मेरे बताए गए में से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपको तब तक वेट करना। जो भाई मेरे साथ अंत तक जुड़ा रहेगा उसे सफलता जरूर ही मिलेगी, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। और जियोग्राफी हिस्ट्री मैं 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी ले सकता हूँ। और मेरे क्लास 12 में मैंने जियोग्राफी में 99 स्कोर किया है, और 1 नंबर मेरा कम होने का कारण था प्रैक्टिकल। मेरा एक प्रैक्टिकल में नंबर कट गया था, और मैं वही स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन बनना है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना है। तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करा रहा हूँ, और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 100% सफिशेंट है। तो जो भी भाई मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने इस वीडियो को 5 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम अगले पॉइंट पर आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु कौन कौन से? संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु। यहाँ से 1 या 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु, या ऑप्शन में दिया जा सकता है संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, या एक अन्य अदर दे सकता है। तो कौन सा भिन्न है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मानव विकास के केंद्र बिंदु संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि लोगों में विकल्प की वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी उसके गुण में वृद्धि, उसके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं होगी तो उनके विकल्प सीमित होंगे। उदाहरण, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसके पास ज्ञान की कमी है, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया। अगर उस बच्चे के पास अगर शिक्षा होती तो वो डॉक्टर की बन सकता था, लेकिन उसके शिक्षा का अभाव है। यही बात इस चीज़ में हमें समझाई गई है कि यानी उसके गुण में परिवर्तन लाने के लिए उसके विकल्प में वृद्धि करना बहुत ही आवश्यक है।
इस प्रकार प्रदाय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि उस संसाधनों का अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। यानी गरीब लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते। क्यों नहीं चुन सकते? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं कि वह अपना चिकित्सा उपचार समय करा सके। यहाँ यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन और नंबर भी बता रहा हूँ कितने नंबर में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से ये पूछा जाता है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और संस्कृतिकरण। ये मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। आप इन्हें जरूर नोट कीजिएगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने अंडरलाइन कर रखा है। आप इसी तरह के नोट्स बनाइए और मैं गारंटी लेता हूँ 100% इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। तो हमारा पहला पॉइंट है समता का आशय। प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। यद्यपि ऐसा ज्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। इसमें मानव का 4 स्तंभ में यह बात की गई है कि हमें लिंग भेदभाव, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान भाव रखना चाहिए। किसी के साथ ऊंच नीच का भाव नहीं रखना चाहिए। यह बात समझाई गई। आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। हमारा अगला पॉइंट है सतत पोषणीयता। निर्वहनकारिता अवसरों की उपलब्धता ने निरंतरता। आपको यह पूछा जा सकता है कि निर्वहन का अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अब यहाँ से हमारा पॉइंट है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय और वित्तीय संसाधनों का उपयोग भविष्य में ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। सतत पोषण हमें यह बताया गया कि हमें अपने संसाधनों का बहुत ही ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य के लिए भी कुछ बचा जा सके। अगर हमने सब कुछ खर्च कर दिया तो आने वाले टाइम में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यही बात हमें समझाई गई है और आप भी 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है हमारा अगला पॉइंट है उत्पादकता। इसका अर्थ क्या होता है? मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्यों के संदर्भ में उत्पादकता है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उसे उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। यानी उनमें क्षमताओं का विकास करके उत्पादकता वृद्धि की जा सकती है। अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। सॉरी, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि देश राष्ट्रों के वास्तविक धन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है जन समुदाय राष्ट्रों के ही वास्तविक धन होते हैं। मैं बहुत ही हर एक पॉइंट को मैं इंक्लूड करा रहा हूँ। यहाँ से खालिस्तान क्वेश्चन बनेगा कि देश राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जन समुदाय। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो मैंने PYQ में आ रखा था तो मैंने ये क्वेश्चन बता दिया आपको। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य क्षमता बेहतर होगी। हमारा अगला पॉइंट है संस्कृतिकरण। इसका अर्थ क्या होता है? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति का प्राप्त करना। यानी अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति का प्राप्त करना, यानी खुद ऐसा शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। यदि हमारे पास खुली आज़ादी होगी तभी तो हम अपना विकल्प चुन सकते हैं। और क्षमता भी होनी चाहिए हमारे पास। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन से पिछड़े हुए समूहों के
सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। यानी जो ओबीसी यानी SC ST की बात की गई है, उनके लिए सशक्तिकरण का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ से हमारा पॉइंट बनता है मानव विकास के उपागम। प्रमुख 4 उपागम है। एक आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, एक है समता उपागम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 3 या 4 नंबर के अंदर। मैं आपको नंबर वाइज बता रहा हूँ कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। 3 या 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए हम इनको पढ़ते हैं। हमारा पहला है उपागम है आय उपागम। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। आपको यह पूछा जा सकता है सबसे पुराने उपागमों में से कौन सा उपागम, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पुराना। यह सबसे पुराना है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़ा जाए, आय के साथ जोड़ा जाता है। यह विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही सततता के स्तर को प्रशिलित करता है। आय का स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास भी ऊंचा समझा जाएगा। इसमें आय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह सबसे पुराना उपागम है। आपको 1 या 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना उपागम, या आधे नंबर के अंदर पूछा जा सबसे पुराना उपागम कौन सा, तो आपको ध्यान में रखना आय उपागम। हमारा दूसरा उपागम है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा विकासमत गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों एवं उस स्तर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं होते हैं। सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला पॉइंट है आधारभूत आवश्यकता उपागम। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 यह उपागम, इस उपागम को मूल रूप से ILO आपको यह पूछा सकता है ILO का फुल फॉर्म क्या होता है। ILO का फुल फॉर्म तो आपको ध्यान में रखता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यह ILO का फुल फॉर्म है, ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई है। आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से इस चैप्टर से उपागम से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गारंटी है। अगला हमारा पॉइंट है समता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से, आपको यह पूछा जा सकता है कि किस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से, आपको ध्यान में रखता है समता उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। आपको यह ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यह सबसे पुराना उपागम, तो आपको ध्यान में रखना आय उपागम। तो किस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से, तो आपको ध्यान में रखना है समता उपागम, अमर्त्य सेन। हमारा अगला पॉइंट है, ये चार्ट भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मैंने वो सभी पॉइंट इंक्लूड किए जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चाहे आप कौन सा भी आपको गाइड कुंजी है, तो उन्हीं में यदि कोई पॉइंट छूट जाता है तो मैंने पूरे चैप्टर को एकदम यहाँ से अगर हमने पढ़ लिया ना 100%, तो गारंटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। बाकी अगर आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तो पढ़ सकते हो। 1990 ईस्वी में प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनडीपी, आपको ये पूछा जा सकता है यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या मानव विकास प्रतिपादन प्रकाशित कर रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन मानव विकास प्रतिपादन प्रकाशित कर रहा है प्रतिवर्ष, तो आपको ध्यान रखना है यूएनडीपी 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा रहा हूँ मैं इस पर, आपको ध्यान में रखना है 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। और यह उपागम किस काम आता है, आपको यह देखना, यह उपागम यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह बिना आय वाला माप है, इसमें कोई आय नहीं होती है। किसी प्रदेश के मानव विकास की कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने पाने की संभावना, प्रौढ़ निर्धनता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, अल्पभार वाले छोटे बच्चों की संख्या इनमें गिने जाते हैं। यह प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी दोस्तों, मैं सीधा वहां पर चला गया, यह पॉइंट हमारा एक छूट गया। इसे हम पढ़ते हैं मानव विकास का मापन। मैं सीधा वहां पर चला गया, मैंने देखा नहीं, सॉरी दोस्तों। हमारा ये पॉइंट है मानव विकास सूचकांक एचडीआई का। आपको यहाँ पूछा जा सकता है एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तय करता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह किस आधार पर देशों का क्रम तय करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में यह क्रम 0 से 1 के बीच होता है, स्कोर पर आधारित होता है। यह जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में से अपने रिकॉर्ड प्राप्त करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यूएनडीपी, डीपी, एचडीआई, आईएलओ, इन तीनों की फुल फॉर्म आपको याद में रखनी है, ये पूछी जाती है। यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों के संबंध में मापा जाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों में मापा जाता है, आपको यह ध्यान में रखना है। इसमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 की धारिता दी जाती है, 1/3 की धारिता। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। स्कोर 1 जितना निकट होता है मानव विकास उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.938 स्कोर अति उच्च, आपको ध्यान में रखना अति उच्च स्कोर कितना है 0.983, जबकि 2.68 मानव विकास का अति निम्न स्तर माना जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव विकास सूचकांक 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मानव विकास सूचकांक, एक होता है मानव विकास गरीबी सूचकांक। गरीबी सूचकांक आपने पहले पढ़ लिया है, मैंने पीछे पढ़ा है, ये पहला है। मानव विकास सूचकांक विकास में प्राप्तियों का मापन करता है, यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है, फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण यह है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। हमारा अगला सूचकांक आता है मानव मानव गरीबी सूचकांक। यह मानव विकास से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश का मानव विकास की कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ अवस्था दर, स्वच्छ जल, संसाधनों तक पहुँच न रखने वाले लोगों की संख्या, अल्पभार वाले छोटे बच्चों की संख्या, इसमें सभी गिने जाते हैं। प्राय मानव विकास सूचकांक मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी
रोजगारी। सूचकांक दो प्रकार के होते हैं, एक मानव विकास सूचकांक, एक मानव गरीबी सूचकांक। आपको ये ध्यान में रखना है। हमारा एक ये पॉइंट है इस चार्ट के अंदर। भूटान एक ऐसा देश है जिसमें सकल जीएनपी, आपको ये ध्यान में रखना है, जीएनपी का फुल फॉर्म आप अपनी कॉपी में अलग ही एक जगह पर लिख सकते हो, या जितने भी मैंने फुल फॉर्म बताइए आपको ये ध्यान में रखना है। भूटान विश्व में एक अकेला देश है जिसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जीएनएच को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। आपको पूछा जा सकता है कि सकल जीएनपी देश में प्रगति का आधिकारिक माप किस देश ने घोषित किया, तो आपको ध्यान में रखना भूटान विश्व में अकेला देश है। हमारा अगला पॉइंट है छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश श्रीलंका, ट्रिनिडाद टोबैगो। मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि किन देशों का सूचकांक भारत से ऊंचा है, तो आपको ध्यान में रखना श्रीलंका, ट्रिनिडाद टोबैगो का मानव विकास भारत से ऊंचा है। इस प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन, आपको राज्यों को भी ध्यान में रखना है। केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। तो राज्यों की बात की जाए तो केरल बहुत ही अच्छे वे में चल रहा है। और आपको ये पूछा जा सकता है किस भारत के किस राज्य का मानव विकास बहुत ही उच्च है, तो केरल और पंजाब। केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है, यह आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला पॉइंट है, ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक का स्कोर, देशों की संख्या, कितने देश शामिल है, अति उच्च में कितने देश शामिल है। यह अति उच्च स्कोर किसे माना जाता है, 0.008 सबसे अति उच्च स्कोर है, और इसमें देशों की संख्या 69 है। आपको ये देशों की संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। उच्च का स्कोर क्या है, 0.700 से 0.799 के बीच है। इसमें देशों की संख्या है 49। मध्यम में 0.550 से 0.699 के बीच है, उसमें देशों की संख्या 42 है। और निम्न में 0.550 से नीचे है, इसमें देशों की संख्या 33 है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2023 के अनुसार इस वर्ग में 69 देश सम्मिलित है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको, इस वर्ग में 69 देश सम्मिलित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे IMP लगा रहा हूं। सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश, आपको ये 10 देश याद होने चाहिए, एग्जाम में यहीं से भी क्वेश्चन बनता है। तो एक नंबर पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, चीन, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछा जा सकता है सबसे उच्च मानव विकास वाले 10 देशों के नाम बताओ। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इन 10 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है, कोई अलग ऑप्शन होगा, आप उससे टिक कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। यहाँ से हमारा उच्च मानव विकास समूह में 49 देश सम्मिलित है। आपको यह ध्यान में रखना है, इतनी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला पॉइंट है, मानव विकास वर्ग में 42 देश है, मध्यम मानव विकास वर्ग में। यह भी मैंने आपको पीछे चार्ट में समझा ही दिया है। जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1991 के तहत सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। जो अन्य देश है उनका विकास 1991 के तहत सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ही हुआ।
यहाँ से हमारा है मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितनी है? 33। ये 33 क्यों है? ये भी एक कारण है। इसमें अधिकांश छोटे देश शामिल है जो राजनीतिक उपवर्ग, गहरे युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल या बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की अवधारणाओं, आवश्यकताओं की के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। आपको ये कारण भी दिया गया है। इसमें कितने देश, निम्न में कितने देश शामिल है? 33 है। तो इसका कारण क्या है? तो कारण की जगह आपको ये लिखना है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये कारण भी पूछा जा सकता है कि कारण, इसका कारण क्या है? तो आपको मैंने हर एक पॉइंट इंक्लूड किया है। आप सोच सकते हो कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। आपको चाहे आप गाइड कौन से पढ़ रहे हो तो वो भी इसी पॉइंट्स में से क्वेश्चन बन जाती है। हो सकता है उसमें एक आधा पॉइंट छूट जाए, लेकिन इसमें एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी। दोस्तों आज का हमारा हुआ चैप्टर कंप्लीट। तो आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। यदि आपने इन पॉइंट को ध्यान से पढ़ लिया जितने मैंने बताए हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में नहीं आता तो आप फिर भी जो भी मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट करा रखे आप इसे किताब में नोट करके अपने खुद से भी समझ कर पढ़ सकते हो। और ये गारंटी है मेरी, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। आपका पेपर ज्योग्राफी का 56 नंबर का होता है, आप 56/56 स्कोर करोगे। और 30 नंबर प्रैक्टिकल के है, वो भी मैं आपको समय रहते जरूर करवाऊंगा। और वो भी आपको 56 और 30 और 20 आपको 20 या स्कूल से भेजे जाते हैं। तो ऐसे करके आपको 100 नंबर की मेरी गारंटी है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। चाहे आप PYQ पेपर उठा के देख लेंगे, इन्हीं इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चन पूछे गए। चाहे आपसे 5 साल के, पिछले 5 सालों के PYQ चेक कर सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया मेरा। तो थैंक्स दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और अपने 5 निजी दोस्तों को जरूर भेजिएगा जो ये सोचते फिरते हैं कि काश कोई बुक से हमें पढ़ा रहा होता। मैं बुक से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ये समाप्त करते हैं और अगला चैप्टर की बहुत ही जल्द ही वीडियो आने वाली है। तो आप चैनल से जुड़ सकते हो और पढ़ सकते हो। थैंक्स दोस्तों।